जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं दोस्तों। और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आपके जो सीटेट परीक्षा है उसके एग्जाम की तैयारी दोस्तों बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों यहाँ पे प्रीवियस ईयर के प्रश्न या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कहें तो क्वेश्चन पेपर लेके आया जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये सभी प्रश्न जो हैं जिस प्रकार से आपके परीक्षा में पूछा गया है सेम टू सेम वही प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर है। और प्रीवियस ईयर जो होता है दोस्तों आपको बता दें कि आपके सीटेट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। तो बिल्कुल भैया यहाँ पे हम 30 प्रश्न जो हैं वो ईवीएस पर्यावरण अध्ययन के जो है देखने वाले हैं। और बिल्कुल भैया ये परीक्षा में आए हुए हैं और आगे भी इनके प्रश्नों के आने के जो है चांसेस ज़्यादा हैं। तो बिल्कुल भैया चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। बिल्कुल पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे पर्यावरण अध्ययन 30 नंबर का इससे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है। और बता दें आप सभी किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग जो है भैया नहीं होती है, ठीक है। आपकी जो परीक्षा है वो 14 दिसंबर को कंडक्ट होने वाली है। अब उसके डेट में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन जो है नहीं किया जाएगा। 14 तारीख को होगी। अगर बच्चों की संख्या किसी शहर में बढ़ जाती है तो वहाँ 15 तारीख को भी परीक्षा जो है वो कंडक्ट करवाई जाएगी। तो बिल्कुल हम चलेंगे यहाँ पे पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न भैया बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पे। और इस पहले प्रश्न में पूछा गया है यहाँ पे कि बिल्कुल यहाँ पे भारत में बिहार के सापेक्ष जो है जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति यहाँ पे आपको बताना है। भैया ये डायरेक्शन बेस्ड प्रश्न है। डायरेक्शन एक दिन दोस्तों आप सभी के सामने एकदम मैप लेके आऊंगा और मैप के अकॉर्डिंग जो है इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करके यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। तो बिल्कुल भैया यहाँ पे प्रश्न है, फटाफट इन सभी प्रश्नों को हम देखें क्योंकि प्रीवियस ईयर है। चलिए, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति जो है वो क्या है। तो बिल्कुल आप जानिएगा इसमें इसका राइट जवाब क्या होगा कि पूर्व से पश्चिम, पश्चिम और पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पश्चिम या उत्तर पूर्व। तो बिल्कुल भैया अगर हम यहाँ पे बात करें कि भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और बिहार के सापेक्ष जो है गोवा की स्थिति क्या है तो उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम जो है वो स्थिति है। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे भैया अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पे कहा गया कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। सबसे धीमी की बात की जा रही है कि वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है किस प्रक्रिया में किस स्थिति में जो है सबसे धीमी होगी। जब सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में जो है वृद्धि होगा। जब सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि होगा तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी नहीं तेज होगी। सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान जो है घटता है। सतह क्षेत्रफल घटता है लेकिन तापमान जो है वो बढ़ता है। आगे है यहाँ पे कि सतह क्षेत्रफल और तापमान दोनों में जब कमी होगी तो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया भैया वो कैसी होगी, वो धीमी होगी। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न आपके सामने इसमें पूछा गया है कि स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है। दिशात्मक कौशल कहलाता है, चित्रण कौशल कहलाता है, या स्थितीय कौशल, या ग्राफिक कौशल। तो क्या कौशल, कौन सा कौशल कहलाता है भैया। स्थानों, दूरियों और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की जो क्षमता होती है क्या कहलाती है, वो चित्रण कौशल जो है कहलाती है। बिल्कुल क्या चित्रण कौशल इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि किस राष्ट्रीय पाठचर्चा फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठचर्चा क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की जो है सिफारिश की थी। एनसीएफ 2005, एनसीएफ 1988, एनसीएफ 2000, एनसीएफ 1975। तो किस राष्ट्रीय पाठचर्चा फ्रेमवर्क ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठचर्चा क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की जो है सिफारिश की थी। तो इसका राइट दोस्तों क्या होगा, एनसीएफ 1975 इसका राइट जवाब होगा। चलिए भैया आगे चले। और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती जो है करने का रिवाज है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिण क्षेत्र में, या उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। तो भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का जो है रिवाज है। तो बिल्कुल भैया उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में जो है ये रिवाज पाया जाता है। वहां पे इस रिवाज से जो है खेती वहां पे की जाती है। चलेंगे अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न यहाँ पे है आपके सामने कहा गया कि नदी बांधों से
उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? बांध टिकाऊ विकास को क्या करते हैं? प्रोत्साहित करते हैं। यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता। जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। बाढ़ स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से क्या करता है? अलग करता है। तो बिल्कुल भैया यहाँ पे जो इसका राइट जवाब होगा कि नदी बांधों में उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है उस सत्य नहीं है? तो बाढ़ टिकाऊ और विकास को क्या करते हैं? प्रोत्साहित करते हैं। यही सही नहीं है। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न भैया आपके सामने स्क्रीन पे, और इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है ग्रीन हाउस गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प, उपयुक्त सभी। तो भैया यहाँ पे आप जान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प सभी क्या है भैया? यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसें हैं। चलेंगे अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे कि भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? ठंडे रेगिस्तानों में गर्मियां और बेहद सर्दियां होती हैं। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली होती है। ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर होते हैं। तो भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ठंडे रेगिस्तान हिमालय की जो है वृष्टि छाया में पड़ते हैं, इस कारण से। ठीक है भैया, चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर, क्लोरीन। तो बिल्कुल भैया अगर हम बात करें यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये ताजमहल के पीले होने का कारण है, क्योंकि वर्षा के पानी में सल्फर डाइऑक्साइड घुल जाती है, जिससे क्या होता है वर्षा का पानी जो है वो अम्लीय हो जाता है, और जो कि ताजमहल के क्षरण का या पीलेपन का कारण जो है बनता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे, और अगला प्रश्न यहाँ पे है बिल्कुल भैया अगले प्रश्न पूछा गया यहाँ पे कि गोलकोंडा किला जो है किसने बनवाया था? गोलकोंडा जो किला है वो किसने जो है बनवाया था? चोल राजवंश, चालुक्य राजवंश, काकतीय राजवंश या पल्लव राजवंश। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा? काकतीय राजवंश ने जो है वो गोलकोंडा किले का जो है निर्माण करवाया था। चलेंगे अगले प्रश्न पे। कुछ भैया यहाँ पे आपको मैथमेटिकल प्रश्न भी आपको यहाँ पे देखने के लिए जो है वो मिलेगा। ठीक है, परीक्षा में आपके मैथमेटिकल प्रश्न भी आपको यहाँ पे देखने के लिए जो है वो मिलेंगे। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि 15 ग्राम प्रति मिलीलीटर घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है क्या होगा? तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि द्रव्यमान बराबर होता क्या है। बिल्कुल, द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है? घनत्व गुणे आयतन होता है। क्या होता है? घनत्व गुणे आयतन होता है द्रव्यमान। ठीक है भैया, अब यहाँ पे आपको करना क्या है? दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। घनत्व तो कितना दे रखा है? 15 दे रखा है, और वहीं अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं उसमें आयतन से, तो पूरा टोटल क्या हो जाएगा? 15। ठीक है, अब बिल्कुल 45 होगा, 45 होगा। ठीक है, 15 तिया 45, और इसका 45 ग्राम इसका क्या होगा भैया? राइट जवाब इसका ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न यहाँ पे है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो है वो अदिश राशि है। ठीक है भैया, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पे अदिश राशि पूछा जा रहा है कि कौन सी अदिश राशि है? तो द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण, संवेग, भार। तो बिल्कुल भैया यहाँ पे जो है आप द्रव्यमान जो है वो क्या है? द्रव्यमान एक अदिश राशि है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कि एक ऐसी वस्तु जिसमें कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती है वो क्या कहलाती है? अपारदर्शी, पारभासी, पारदर्शी या उत्तल। तो बिल्कुल भैया एक ऐसी वस्तु जिसमें कोई प्रकाश किरण जो है गुजर नहीं सकती है वो क्या कहलाती है? अपारदर्शी या कहलाती है। ठीक है भैया, चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे बिल्कुल यहाँ पे हम अगले प्रश्न को देखेंगे, और अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा क्या गया है देखिएगा। और अगला प्रश्न फिर भैया यहाँ पे एक मैथमेटिकल प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह पर बात की जा रही है कि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा के सतह पर क्या है? 10 kg है। ठीक है, तो इसका प्रश्न सबसे पहले आप जान लीजिए कि द्रव्यमान कितना दे रखा है आपका?
द्रव्यमान जो है आपका 10 किग्रा दे रखा है। वहीं अगर हम जी की बात करें, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण का मान होता है 9.8 मिली प्रति, ठीक है। तो बिल्कुल भैया अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, भार बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, भार बराबर बिल्कुल भार बराबर होता है आपका द्रव्यमान गुणे गुरुत्वाकर्षण त्वरण, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे भैया जो यहाँ पे रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा वो बिल्कुल 98 ग्राम, ठीक है। बिल्कुल 98, मतलब यहाँ पे आपको 10 ग्राम इसका जो है राइट जवाब, यहाँ पे इसका राइट जवाब होगा, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने कि एक विलेय का विघटन दर क्या डैश पर निर्भर करता है। एक विलेय का विघटन दर जो है डैश पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर, दाब पर, ताप पर, सतह क्षेत्रफल या भार पर। तो बिल्कुल भैया एक विलेय विघटन का जो है मान अगर हम बात करें तो किस पर निर्भर करता है, वो आपके यहाँ पे बिल्कुल सतह क्षेत्र पर जो है निर्भर करता है। बिल्कुल इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। बिल्कुल अगला प्रश्न है यहाँ पे कि सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी विधि करने से सबसे उपयुक्त रणनीति क्या होगी। कक्षा में बहस का आयोजन करना, समूह चर्चा करना, पोस्टर बनाना, या बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। बिल्कुल भैया इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग जो हैं पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख जो है नहीं किया गया है, और इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प जो है प्रासंगिक नहीं है। इसके बिल्कुल भैया इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का जो है अवसर प्रदान किया। इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली, और इससे बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में जो है सक्षम बनाया। इसमें समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे क्या हैं, अब पीड़ित हैं। तो बिल्कुल भैया इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पे यहाँ पे है। बिल्कुल इस प्रश्न पूछा गया है कि आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बातचीत करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे। जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा तो बच्चों ने आग, बिजली, पानी के झटके, सड़क दुर्घटना और उसके साथ अपने जो है अनुभव सुनाए, और उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया, और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की, और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देश पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का भी इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण जो है वो क्या है। बिल्कुल भैया सबसे उपयुक्त संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, अगर हम बात करें यहाँ पे तो सबसे उपयुक्त संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, और अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण, या अन्वेषण दृष्टिकोण, या मानवतावादी दृष्टिकोण। तो इसका राइट जवाब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम का साधन है क्योंकि यह सस्ता और सुलभ है, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान और उनके पास समय है, यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का जो है अवसर प्रदान करता है, कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। तो समुदाय एक महत्वपूर्ण है जो कि शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया के लिए जो है महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि दोस्तों यह क्या करता है, वास्तविक स्थितियों में सीखने का जो है अवसर प्रदान करता है। चलेंगे भैया अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न यहाँ पे है आपके सामने, और इसमें पूछा गया है कि ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य या मतलब क्या है। तात्पर्य या मतलब क्या है, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, वैश्विक पर्यावरण मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, या पाठ्य चर्चा से बाहर जाना। तो बिल्कुल भैया यहाँ पे जो है अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने का मतलब है कि पाठ्य पुस्तकों से बाहर बच्चों की जो है जानकारी वो देना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न भैया आपके सामने स्क्रीन पे कि कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं, और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित है।
एक विस्तारित क्या है, परिवार है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं या आप इसके बारे में क्या कहेंगे? क्यों परिवार की परिभाषा गलत है। रमा अपने छात्रों के प्रति क्या है, असंवेदनशील है। शिक्षण अधिगम में दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। परिवार की अवधारणाओं को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। तो बिल्कुल भैया, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण क्या है, समावेशी नहीं है। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। ठीक है भैया, चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न यहाँ पे जो है उसमें क्या पूछा गया देख लीजिए। कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि या गतिविधियां हैं, गतिविधि या गतिविधियां हैं? चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण करना, श्यामपट्ट का उपयोग करना, उपयुक्त सही। तो इसका राइट जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का जो है कारण बन सकता है यदि एकीकृत, समावेशी, विषयगत या उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल भैया, अगर यहाँ पे बात करें तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब जो है ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आगे चलें। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कि ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है और इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है कि यह एक अवैध कार्य है सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाते और उन्हें अपने आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को जो है प्रदान करने की आवश्यकता है कि पशुपालन आजीविका का अच्छा जो है स्रोत होता है। तो इसका राइट जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है, इसका उद्देश्य जो है बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील जो है वो बनाना। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए भैया अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे, और इसमें पूछा गया है कि विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरा यहाँ पे कि यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। यह उन बच्चों के लिए है जो कि विद्यालय में खाली पेट आते हैं। यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को क्या करता है, बर्बाद करता है। तो बिल्कुल भैया इसका राइट जवाब क्या होगा कि विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? तो यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का क्या करता है, अवसर उपलब्ध कराता है, या एक शिक्षण अधिगम का एक क्या है, अवसर है। चलिए अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? स्कूल बैग का जो है वजन उसको कम करना। इसके अलावा ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, अबोध का भार कम करने की जरूरत है। ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की जरूरत है। तो बिल्कुल अबोध का जो भार है उसको कम करने की जरूरत है, यही सिखाता है बोझ के बिना जो सीखना। चलिए भैया आगे चलें और अगले प्रश्न पे यहाँ पे हम चलेंगे। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने पूछा गया कि ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। कम और उच्च प्रदर्शन वाले छात्रों को अलग और उपचारात्मक शिक्षण देना, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में क्या करना, सक्षम बनाना। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। चलिए भैया आगे चलें और अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि बाला का पूर्ण रूप क्या होगा? बाला का पूर्ण रूप यहाँ पे क्या होगा? मस्तिष्क सहायक प्राप्त अधिगम असाइनमेंट, अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन। बिल्कुल भैया इस तरह के जब फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो इसके लिए आपको इंग्लिश वाला जो प्रश्न पूछा गया उस पे आपको जाने की यहाँ पे जरूरत है। बिल्डिंग एज लर्निंग एड जो है इसका राइट जवाब होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। चलेंगे हम अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न जो यहाँ पे पूछा गया है कि वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? वैकल्पिक ढांचा जो होता है उसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है? विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं, वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार, सभी विचारों जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। तो वैकल्पिक ढांचे की जो है बात यहाँ पे की जा रही है। तो इसका राइट जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से क्या है, अलग है। चलिए भैया अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि महिला पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह एक डैश है, मिथक है, वैज्ञानिक तथ्य है,
रूढ़िबद्ध धारणा है, अंधविश्वास है भैया। जहाँ पे महिला पुरुषों को अलग किया जाए, उसमें भेदभाव रखा जाए, तो यह क्या कहलाता है, रूढ़िबद्ध धारणा जो है एक कहलाती है। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। तो बिल्कुल आज के लिए इतना भैया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक और शेयर जरूर करिए भैया, ठीक है, क्योंकि इससे हो सकता है कि आपके जो फ्रेंड हैं उनको भी इससे जो है फायदा यहाँ पे अब मिल सके, ठीक है।